जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बात करें चैनल के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और प्रमुख द्वीप के साथ साथ प्रमुख चैनल के बारे में देखेंगे। हालांकि पिछले क्लास में हम लोग चैनल के बारे में बात किए थे, आप देखे भी होंगे। चलिए आइए हम लोग पहला बात करते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एक साइड पहले बात कर लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह के बारे में बात किया जा रहा है कि स्रोत शिखर, इसका बारे में बोलेंगे ना कि अंडमान द्वीप समूह का स्रोत शिखर तो बोला जाता है सैंडल पीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसका स्रोत शिखर का? सैंडल पीक बोला जाता है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 732 मीटर ऊंचा है। इसका उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। अंडमान का तो तृतीयक पर्वत श्रेणी या इसी को बुलाया जाता है अराकान योमा के विस्तार से हुआ है। अराकान योमा के विस्तार से हुआ है। इसका प्रमुख चट्टान देखते हैं। अंडमान का प्रमुख चट्टान तो बलुआ पत्थर हुआ करता है, चूना पत्थर और सेल पाए जाते हैं इस प्रमुख चट्टान में, है ना। वही नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे में क्या लिखा गया है कि 10 डिग्री चैनल जो है उसका विशेषता क्या है कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है? अलग करता है ना। अंडमान में कौन सा? लघु अंडमान, और निकोबार में कौन सा? तो कार निकोबार, है ना। इसको अलग करता है। कितना डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल। इधर अगर हम आता है, इस तरफ हम लोग अगर आते हैं, हम लोग इधर क्या लिखल है, इसी के बारे में विशेषता यहाँ पर लिखा गया है। इसी के बारे में देख लेते हैं। पर इसी के बारे में विशेषता यहाँ पर क्या लिखा गया है देख लेते हैं। जैसे बैरन द्वीप, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि बैरन द्वीप के बारे में बात करते हैं। इसमें ये अवस्थित के बारे में बात करते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। और उत्तर पूर्व में क्या? बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में क्या है? तो बैरन द्वीप आपको स्थित हुआ करता है। तीसरी पॉइंट देखते हैं कि दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है ये बैरन द्वीप? कि दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप है बैरन द्वीप, है ना। वही अगर बात करते हैं कि नारकोडम द्वीप के बारे में देख रहे हैं कि अंडमान सागर में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये भी क्या है कि ज्वालामुखी है ना। ये भी ज्वालामुखी है। यही दोनों के बारे में आता है। किसके बारे में आता है? एक आपको दिखता है बैरन द्वीप, एक आपको दिखता है नारकोडम द्वीप। बैरन द्वीप और नारकोडम द्वीप भारत के दो क्षेत्रीय ज्वालामुखी द्वीप हुआ करते हैं, है ना। आइए थोड़ा सा निकोबार के बारे में देखते हैं। निकोबार द्वीप समूह का स्रोत चोटी तो माउंट लुथियर जो कि 600 कितना है? 42 मीटर है। वही हम लोग बात के अंडमान का शिखर देख लिए, सैंडल पीक बोला जाता है। ये कितना है? 732 है ना। इसका मुख्य द्वीपों की संख्या बात करते हैं तो लगभग 22 गो है। मुख्य द्वीपों की संख्या से कितना है? लगभग 22 गो मुख्य द्वीप का संख्या हुआ करता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा गया है? श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप को हम लोग अलग अलग खंड में बांट दिए। जैसे यहाँ लिखा है कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर है। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। इसका विशेषता के बारे में देखेंगे, इसका अवस्थिति के बारे में देखेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ पर कौन सा स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित यहाँ पर है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। वही विशेषता पर देखते हैं कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है ना। अब इसकी अवस्थिति देखते हैं। आप जानते हैं कि कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश
पुलिकट झील के निकट है। तो आपसे पूछेगा कि श्रीहरिकोटा जो है इसे कौन सा राज्य में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आइए थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है, आगे हेडिंग क्या दिया गया है पढ़ेंगे। लिखा गया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नामों में परिवर्तन। अब कौन कौन सा द्वीप है जिसमें नाम में परिवर्तन होता है, कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 2018 में। 30 दिसंबर 2018 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम चेंज किया गया। किसका नाम चेंज किया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम चेंज किया गया। जैसे पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, ये दिया गया। तो पुराना नाम आपको दिखेगा, नीचे नया नाम। पुराना नाम जो है रास द्वीप समूह, रास द्वीप समूह को अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रास द्वीप समूह क्या बोला जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। वही हम बात करते हैं कि नील द्वीप समूह को क्या बोला जाता है, शहीद द्वीप बोला जाता है। नील द्वीप समूह क्या बोला जाता है, शहीद द्वीप। और हेवलॉक द्वीप जो है, हेवलॉक द्वीप, इसको बोला जाता है स्वराज द्वीप। ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछते हैं। यह सब आपको तीनों नाम पूछते हैं, पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या था, है ना। आप कॉपी पर नोट करते चलेंगे। आगे देखते हैं। अब अरब सागर में, पहले तो बंगाल की खाड़ी में हम लोग देख रहे थे, अब अरब सागर में हम लोग द्वीप समूह को देखते हैं। अरब सागर में द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। तो अरब सागर में हम लोग अलग अलग बात करेंगे। जैसे इधर लिखा गया है कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश द्वीप समूह में दिखेंगे। इधर महाराष्ट्र स्थित द्वीप समूह देखेंगे। ऐसे दोनों भागों में बांट के क्या करेंगे, देखेंगे। तो अरब सागर में हम लोग देख रहे हैं, तो पहले हम लोग बांट लेते हैं लक्षद्वीप वाले। तो लक्षद्वीप में पहला चीज लिखा गया है अवस्थिति। ये केरल के मलाबार तट में समीप है। केरल के मलाबार तट के समीप हुआ करता है यह द्वीप। कौन सा द्वीप, तो लक्षद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसका पूर्व नाम क्या है, तो लक्काद्वीप। इसी को लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिंदनी अमिनी द्वीपी ये सब नाम हुआ करता है। वर्तमान में इसका सिर्फ नाम क्या है, तो लक्ष्य है, लक्षद्वीप। इसका नाम कब से रखा गया, तो 1973 से लक्षद्वीप नाम इसको रखा गया, है ना। इसका विस्तार के बारे में हम देखते हैं। अरब सागर में केरल के कोचिंग तट से लेकर, अरब सागर में केरल के कोचिंग तट से लेकर 220 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी तक इसका विस्तृत द्वीप समूह का है ना। द्वीपों का समूह का विस्तृत है। कहाँ तक, 200 कितना लिखा है कि 220 से लेकर 440 किलोमीटर तक ला है, मीटर नहीं किलोमीटर तक ला है ना। इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो आपको 32 वर्ग किलोमीटर में है। किसका, लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का, तो 32 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। वही हम बात करते हैं कि द्वीपों की संख्या बात करते हैं इस पर लक्षद्वीप पर, तो द्वीपों की संख्या आपको 36 हुआ करता है। कितना हुआ करता है, 36 हुआ करता है। ये संख्या आपको लिखते चलेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है संख्या। आगे हम लोग बात करते हैं कि 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से पृथक करता है। कितना डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने का काम करता है। वही मिनिकॉय के बारे में बात करते हैं। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हुआ करता है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हुआ करता है। कमरावती के बारे में बात करता है तो लक्षद्वीप का राजधानी हुआ करता है। कमरावती द्वीप पर स्थित है क्या, लक्षद्वीप। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि कमरावती जो है लक्षद्वीप का राजधानी हुआ करता है ना। एंड्रोट जो है, एंड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि दूसरी सबसे बड़ा कौन है, तो आपको मिनिकॉय है। पहला क्या है, तो एंड्रोट है, या इसी को बोलता है एंड्रोथ, है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र वाला का हम लोग देख लेते हैं। तो क्या लिखा गया है कि महाराष्ट्र वाला जो महाराष्ट्र द्वीप समूह जो आपको दिख रहा है, ये एलिफेंटा गुफा बोल रहे हैं। एलिफेंटा द्वीप समूह यहाँ मिलेगा महाराष्ट्र में। और सालसेट द्वीप समूह मिलेगा आपको कहाँ, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा द्वीप समूह एलिफेंटा द्वीप और सालसेट द्वीप,
एलिफेंटा द्वीप के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर मुंबई स्थित हुआ करता है। आपसे पूछता है कि मुंबई हमारा है जो कौन सा द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा। एलिफेंटा मुंबई, जो मुंबई शहर है वो कौन सा द्वीप समूह स्थित है? एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। हम बोल रहे हैं कि मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के निकट स्थित हुआ करता है। ये गेटवे ऑफ इंडिया के निकट है, बगले में है ना, मतलब बोल सकते हैं कुर्सी पर है ना, लेकिन बगल में है। गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया, हम पिछले से पिछला क्लास में बताए थे। आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके। चलिए हम यहाँ तक बता दिए कि 1900, चलिए यहाँ तक हम छोड़ दें 1911। चलिए डायरेक्ट बोल देते हैं 1911। हमको पता है कि आप कमेंट करके नहीं बताते हैं, जवाब देते नहीं है, है ना। अब सालसेट द्वीप के बारे में देख लेते हैं। सालसेट क्या बोलता है कि पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ है ये सालसेट? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित हुआ करता है। वही बात कर रहे हैं, मुंबई एवं थाने नगर इसी द्वीप पर स्थित है। मुंबई और थाने नगर इसी द्वीप पर, सॉरी, ये जो मुंबई में स्थित जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया ये यहाँ पर है, जबकि मुंबई एवं थाने नगर है इसी द्वीप पर स्थित है। मुंबई और थाने सालसेट पर है, एलिफेंटा पर नहीं। एलिफेंटा पर गेटवे ऑफ इंडिया है। मुंबई कहाँ है? सालसेट पर है ना, थोड़ा क्लियर कर लेंगे। मुंबई कहाँ पर है? सालसेट द्वीप पर है ना। आइए परीक्षा संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है? विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रोबड़ केकड़े के लिए प्रसिद्ध। रोबड़ केकड़े के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो बारूर समुद्री जैवमंडलीय प्रारीक्षक क्षेत्र को देखने के लिए मिलता है। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि कोको द्वीप म्यांमार में पड़ता है। कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को पृथक करने का काम कौन करता है? तो कोको चैनल काम करता है। कौन करता है? तो कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करने का काम करता है ना। वही आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप कौन है? तो सुमात्रा द्वीप है। कहने का मतलब है ना कि हमारा जो ग्रेट निकोबार है इससे संबंधित सबसे निकट में कौन? एशिया का, इसे बोल रहे इंडोनेशिया का द्वीप समूह, इंडोनेशिया का। तो कौन सा हुआ करता है? सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार के ही पास में है। लेकिन सुमात्रा किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का है ना। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट, अब यहाँ पे लिखा गया है कि अपतटीय द्वीपों की अवस्थिति। अपतटीय द्वीपों की क्या बता रहा है? तो अवस्थिति बता रहा है, अपतटीय द्वीपों की अवस्थिति। अब बारी बारी से हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया, इसको भाग में बांटा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, द्वीप का नाम लिखा गया है कि पीरम द्वीप, भोसला द्वीप, दीव बैदा या नारो निरंतर या करुण भार द्वीप, ये सब आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है कौन कि पीरम द्वीप जो मिल रहा है आपको, पीरम द्वीप, ये पीरम द्वीप खंभात एक खाड़ी में हुआ करता है ना। और भोसला द्वीप जो है ये काठियावाड़ तट पर है। कहाँ है? काठियावाड़ तट पर। अब ये सब आपको पूरा दिख रहा है आपको, ये कहाँ है? कच्छ के तट पर है। कहाँ है? कच्छ के तट पर स्थित है। वही बोलते हैं खड़िया बेट अथवा अलिया बेट। खड़िया बेट और अलिया बेट जो है नर्मदा ताप्ती मुहाने के निकट पर स्थित है। ये कहाँ है? नर्मदा ताप्ती का मुहाना जो है वहाँ पर स्थित है। बुच्चर या कंजरा क्रॉस जो है सो मुंबई के निकट है। कहाँ है? मुंबई का निकट। वही नेत्रानी के बारे में बात करते हैं, सेंट मेरी अरब सागर में है। कहाँ है? सेंट मेरी अरब सागर में ये जगह पड़ता है ना। न्यूमुर एवं गंगा सागर क्षेत्र बोलते हैं, वो कहाँ पड़ते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा सागर में जाता है, तीर्थ यात्रा के लिए फेमस है, यहाँ पर जाता है मुड़ना करा। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। थोड़ा तथ्य पढ़ लेते हैं, फिर इधर पढ़ लेते हैं बड़ा करके, आपको दिख रहा होगा लेकिन बड़ा कर लेते हैं। क्या लिखल है कि तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषा कोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। देख लीजिए, हम लोग बोलते हैं राम सेतु, इसके बारे में लिखा गया। क्या लिखा गया है कि
तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। कहाँ से? धनुषकोडी से प्रारंभ होता है होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग में विस्तृत है। मतलब कहने का मतलब पानी में डूबा हुआ थोड़ा थोड़ा ऊपर से दिखता है ना। अगला पॉइंट क्या लिखा है कि कोरी क्रीक अथवा निवेशिका है। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका है एक ज्वारीय क्रीक है। क्या है ये आपको? एक ज्वारीय क्रीक है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देते हैं। इन्हें आते हैं, इधर क्या लिखा गया है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड उद्गार हुआ था। पहला रिकॉर्ड कब हुआ था? 1787 ईस्वी में। 1787 देख लीजिए कब? 1787 ईस्वी में। अगली पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या बात करते हैं। आइसलैंड अथवा चट्टान आइसलैंड तथा चट्टाने बहिर्वाह तो ये आपको कितना है? आपको तो 800 कितना है? 836 हुआ करता है। 836 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या बात करते हैं तो कितना है? 836 गो, है ना। आगे बोल रहा है कि सर क्रिक पर नियंत्रण है। किसका है? तो भारत का है। सर क्रिक जो है उस पर किसका नियंत्रण है? तो भारत अपना देश का नियंत्रण स्थापित है ना। आइए अगली पॉइंट को आते हैं हम लोग। क्या अगला पॉइंट बोलता है? हेडिंग लिखा गया है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात करते हैं तो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी आप अच्छे से जानते हैं, ना भी जानते होंगे तो आप चुरू और पानी में कागज डूब मरिए, है ना। क्योंकि भारत की राजधानी आप जानते हैं कि नई दिल्ली है ना। आइए हम लोग पहले राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं। से विभाजन, चलिए विभाजन आपको साफ दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के बारे में, फिर यहाँ के बाद यह देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश के देखेंगे, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा बोलते हैं तो राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा बोलते हैं तो गोवा। तो कुल 28 कितना है? कुल राज्य कितना है? तो 28 हुआ, है ना। वही केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित के बारे में बात करते हैं तो लक्षद्वीप हुआ करते, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित देखेंगे तो लद्दाख, और सबसे छोटा देखेंगे तो लक्षद्वीप हुआ करता है ना। और कुल केंद्र शासित के बारे में देखेंगे तो 8 है। देखिए आपको कितना सजा के दिया गया है ना, सजा के दिया गया। ऐसे आप सजा के आप नोट भी करेंगे, है ना। चलिए कुछ और पॉइंट लिखा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य के बारे में बात कर रहा है। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, जैसे पहला राजस्थान है, किलोमीटर दिया गया है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। दूसरा पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तो 1 किलोमीटर भी दिया है, वर्ग किलोमीटर भी। तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा में गुजरात हुआ करता है। किसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य में, है ना। आपको सवाल कर देता है यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आ गया? सब राज्य को देख लिए, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी देख लिए। और आगे क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़ा राज्य बात कर रहे हैं। इधर हमने बात कर रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात के ऊपर, नीचे बात करें जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा 2011 के अनुसार चल रहे हैं, तो 11 के अनुसार चल रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पहला पर, दूसरा पर महाराष्ट्र, और तीसरा पर अपना बिहार, और चौथा कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, है ना। ये जनसंख्या की दृष्टि से कब? 2011 को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें हम कब? तो आपको सब 5 राज्य देखे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं? आइए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड बोलता है वही चीज़ को पूरा कर रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य। अब बोल रहा है कि मध्य प्रदेश जो है उसे कितना राज्य स्पर्श करता है, मतलब कितना राज्य जो है से मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य जो है जो मध्य प्रदेश से साझा करता है। वही हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश।
एक केंद्र शासित को जैसे नाम लेगा कि एक एक केंद्र शासित, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिल्ली। लेकिन राज्य देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड। ये किससे लग रहा है? तो आपको उत्तर प्रदेश से। वही हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे स्पष्ट करने वाले, तो आपको क्या वो है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब केंद्र शासित में अगर बात करेंगे तो पुदुचेरी का एमन वाला क्षेत्र क्या करता है? यहाँ पर साझा करता है ना? आइए अगले सवाल पर आते हैं, अगले पॉइंट पर। और बारी बारी से हम लोग सब देख लेते हैं। जो तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य के बारे में देख लीजिए। तेलंगाना राज्य के बारे में किसका तेलंगाना से आपको कौन कौन सटा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है ना? सीमा साझेदार करता है ये सब पूरा का पूरा। वही कर्नाटक से देखते हैं कौन कौन साझा करता है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु से साझा करता है। जैसे आप हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं तो आपके पास ब्लैंक मैप होगा, 2 रुपये का जो मैप मिलता है उसमें आप नाम दर्शाइए। आप उस मैप को उठा कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मतलब कि राज्य का पड़ोस, जैसे बिहार है तो बिहार के उत्तर में क्या अगल बगल पड़ोसी कौन कौन राज्य सटा हुआ है, इससे बात कर रहा है। जैसे हम लोग केरल के बारे में बात करेंगे तो केरल के बारे में, तो केरल से तो आपको कर्नाटक लगभग करता है, तमिलनाडु लगभग करता है, और माहे जो क्षेत्र है पुदुचेरी का ये लगता है ना? तो ये 2 आपको राज्य है, एक केंद्र शासित है। तो लिखा गया कि 2 राज्य और एक केंद्र शासित क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो वही इधर तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु जो है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, और प्लस में लिखा गया क्या चीज़ यहाँ पर कि कराईकल क्षेत्र, तो सीमा साझा करने वाला बात है। 3 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र हुआ करता है। मतलब किसका? पुदुचेरी का एक जगह हुआ करता है, वो आपको यहाँ पर साझा करता है ना? तमिलनाडु से। आइए अब हेडिंग दिया गया है कि पंजाब से कौन कौन राज्य से साझा करता है? पंजाब से राजस्थान, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित में अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर जो है वो किससे मिलता है? पंजाब से मिलता है। वही हम लोग अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा राज्य देखते चलेंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 राज्य साझा करता है। कौन? हमारा छत्तीसगढ़। आपसे एक सवाल है कि जो तेलंगाना जो है, ये आपको कि तेलंगाना जो राज्य बना वो कब बना? ये आपको डेट बताना है। क्या बताना है? डेट। तेलंगाना जो राज्य बना वो कब बना, आप डेट बताएंगे, है ना? तेलंगाना राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, वो कब अलग हुआ आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए आगे देखते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए अब लिखा गया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे आपको लिखा गया है, कौन कौन से नाम पढ़ लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपको क्या है? 7 बहनों का नाम से जानने वाला राज्य है ना? अब असम से कौन कौन सा राज्य लगते हैं देख लीजिए। असम से आपको पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सब आपको असम राज्य से साझा करने वाला क्षेत्र है ना? आइए हम लोग मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। इधर मणिपुर के अवशिष्ट में इसमें विशिष्ट तथ्य के बारे में भी बात करेंगे मणिपुर के बारे में, है ना? जैसे कि इसका विशेषता के बारे में बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत का स्थलबद्ध राज्य हुआ करता है, मैंने गोले गोल से स्थल से घिरा हुआ राज्य है ना? क्षेत्रफल के दृष्टि क्षेत्रफल देखते हैं तो 22,327 वर्ग किलोमीटर में कितना है? 22,327। मतलब संपूर्ण भारत के भूस्थल का लगभग 0.7% स्थल कौन है? तो वो मणिपुर है। चलिए वही आगे बढ़ते हैं, स्थलाकृति के बारे में बात करते हैं। तो 92% भूमि पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र हुआ करता है यहाँ पर। 92% में मतलब 8% जो है तो वह स्थल है, रहने लायक बराबर स्थल है, समतल स्थल है। बाकी सब पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र है। 92%, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा है। आगे देख लीजिए क्या लिखा गया है कि फुमडिज। फुमडिज क्या है भाई? तो लोकटक झील के तैरने, बोल रहा है कि लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप है।
जो भूमडीज जो है लोकट झील लोकटक झील जो है सो मणिपुर में है ना। लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड है। अब आगे बोल रहा है विलुप्त प्राय संगाई हिरन का प्राकृतिक निवास हुआ करता है कोची। तो आपको फुमडीज जो है तो प्राकृतिक संघाई हिरन का निवास हुआ करता है। तो मणिपुर का हम राजधानी देख लेते हैं तो इम्फाल हुआ करता है, इम्फाल है। आइए हम लोग इधर देखते हैं, राजस्थान का थोड़ा सा तथ्य देखते हैं। राजस्थान के तथ्य में हम लोग बात करते हैं कि मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, तो थार मरुस्थल के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ विशेषता, एक तरफ इसका आयु। तो आयु क्या है इसका, अनुमानतः बोला जाता है कि 10,000 पूर्व पुराना ये कहाँ का मरुस्थल है, कौन मरुस्थल है, थार मरुस्थल। इसका विशेषता क्या है, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, जो 83 व्यक्ति पर किलोमीटर में है, पर वर्ग किलोमीटर में। 83 व्यक्ति है ना, पर वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं, तो 83 किलोमीटर। और सबसे घना ये है, सबसे घना बसा मरुस्थल है ये, है ना। बाकी सब इसके बाद कोई इतना घना मरुस्थल है यहाँ पर है नहीं, है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बारी बारी सब राज्य को हम लोग देखिए, अरुणाचल को देख लेते हैं। तो ये 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हुआ करता है, कितना पर, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। हम 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे लिखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश के मध्य से गुजरती है, मतलब 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है ना। वही आगे बात करते हैं कि भारत में वन स्थित रिपोर्ट 2021 के रिपोर्ट के साथ चलते हैं तो लगभग 79.33% भाग वन यहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इसका राजधानी आप जानते होंगे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हुआ करता है ना। आइए आगे चलते हैं, इसका तथ्य पढ़ते हैं। इसका तथ्य लिखा गया यहाँ पर कि वर्तमान स्थिति जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करते हैं, जनसंख्या देखिए, अब थोड़ा सा सॉरी इसके बारे में देखते हैं, कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक जो आपका है, कर्नाटक के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। ये कर्नाटक के बारे में आपका अरुणाचल प्रदेश समाप्त होता है, कर्नाटक के बारे में देखते हैं क्या कर्नाटक के बारे में बोलता है। तो पहला पॉइंट बता रहा है कि वर्तमान स्थिति जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, 8वां बड़ा राज्य हुआ करता है कर्नाटक। दूसरी बात कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, कब की घटना की बात कर रहे हैं, 2011 के अनुसार चल रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो 8वां क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 6ठा बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 6ठा बड़ा राज्य हुआ करता है क्या, कर्नाटक। वही इसका बात करता है, एक अन्य नाम बात करता है तो सिलिकॉन स्टेट इसको बोला जाता है, सिलिकॉन स्टेट किसको बोला जाता है, तो कर्नाटक को बोला जाता है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटक जाना जाता है। वही बात करते हैं कि भारत का सूचना प्रौद्योगिकी हब इसको बोला जाता है, आईटी पावर हाउस इसको बोला जाता है, कर्नाटक को आईटी पावर हाउस हब बोला जाता है। वही इधर हम बात करते हैं, इसका राजधानी तो बेंगलुरु राजधानी हुआ करता है। बेंगलुरु शहर के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है, तो बेंगलुरु जानते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से। कोई दिक्कत यहाँ तक ला। मलवांड के बारे में बात करते हैं तो कर्नाटक का पहाड़ी प्रदेश एवं घने जंगलों में आच्छादित क्षेत्र हुआ करता है। ये मलयाड के बारे में बात की है, मलयान के बारे में, मलेनाड के बारे में। कर्नाटक का पहाड़ी प्रदेश है और घना जंगल है जहाँ पर पूरा छाया पाया जाता है ना। आइए हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं, स्लाइड नंबर ए। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के बारे में, आपको दिख रहा होगा। आज हम लोग राज्य के बारे में खाली पढ़ रहे हैं, झारखंड देखते हैं। झारखंड की राजधानी अब जानते हैं कहाँ है, रांची। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो 79,716 कितना, 79,716 वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार है। अब गठन इसके बारे में बात करें तो 15 नवंबर 2000। तो आपसे सवाल पूछता है ना कि झारखंड जो है वो किससे अलग हुआ, तो अब जानते हैं अच्छा से
बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन मेरा सवाल है कि झारखंड से इसी झार बिहार से अलग हुआ झारखंड इतना तारीख को, तो कितना परसेंट क्षेत्र लेकर अलग हुआ था? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि कितना इसके सब शुरू में झारखंड बना तो कितना जिला था? जिला का संख्या कितना था? तो 18 था। अभी वर्तमान में कितना है? तो 24 है। इसका आंसर तो हम बता दिए। लेकिन आप बताएं कितना भाग लेकर बिहार से अलग हुआ झारखंड, है ना? आइए हम लोग बगल में देखते हैं, बगल में क्या है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी जानते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भारत का कोहनूर कोहनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का अन्य नाम क्या है? तो भारत का कोहनूर। भारत की खान से विश्व की प्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहनूर हीरा, ठीक ना? इसका इसका राजधानी आप जानते हैं। राजधानी कहाँ पर है आप बताइए? हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका विशाखापट्टनम होने वाला है। घोषणा हो गया है, सर हो गया है, घोषणा हो गया है। शायद अभी अब पूर्ण रूप से अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन घोषणा कर दिया गया है ना? आइए हम लोग महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र का कुछ ज़्यादा ही पढ़ना है। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के बारे में जैसे पहला पॉइंट लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि वृक्ष छाया मतलब प्रदेश का प्रारंभ महाराष्ट्र से होता है। वृक्ष छाया प्रदेश का प्रारंभ कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से। पहली पॉइंट लिखा गया है इसमें। वही इधर बात करते हैं, इसका अवस्थिति बात करते हैं। तो महाराष्ट्र का उत्तरी पूर्वी प्रदेश में स्थित हुआ करता है। कौन? तो महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, उसका क्षेत्र यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत दो डिवीजन होता है। किसको? महाराष्ट्र को। एक होता है नागपुर का, एक होता है अमरावती का। एक नागपुर का, एक अमरावती का। इसके बारे में अंतर्गत दोनों भाग बांट लेते हैं। इधर देखते हैं क्या क्या है बहादुर। तो भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, गोंदिया और नागपुर, वर्धा, इन्हें बात करते हैं क्या चाहिए? तो अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम और यावतमाल इसका क्षेत्र हुआ करते हैं। इधर बगल में बात करते हैं, जैसे लिखा गया वैसे आप लिखेंगे। लिखा गया है कि लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका मुख्यालय है क्या? लातूर महाराष्ट्र का एक जिला है। भीषण भूकंप के बारे में बात करते हैं, तो लातूर जिला में आया था भीषण भूकंप। वो कब आया था? 30 दिसंबर 1993 को। 1993 को आया था, 30 दिसंबर 1993 के। आइए इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण तथ्य, चलिए थोड़ा तथ्य के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली साइड पढ़ लेते हैं। लिखा गया है कि मध्य प्रदेश का भोपाल नगर जो है वो 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। क्या है? फिर से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर है वो 23 डिग्री 25 मिनट है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उस क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ है? कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में। आगे लिखा गया है कि लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतृणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से बना है। कौन है आपको? तो आपको फुमडीज जो है, फुमडीज जो द्वीप था वो बना हुआ है। आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है कि झुमरी तलैया स्थित है। कहाँ है झुमरी तलैया? तो कोडरमा जिला कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झुमरी तलैया स्थित कहाँ है? तो कोडरमा में स्थित है। अगला पॉइंट लिखा गया कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12 स्थान पर कौन आता है? तो अपना बिहार आता है। अपना बिहार आता है। वो इधर बात करते हैं, क्या लिखा गया है कि सोनभद्र जिला को स्पर्श करने वाला राज्य के बारे में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड हुआ करता है। सोनभद्र जिला को स्पर्श करने वाला राज्य बताते हैं तो राज्य 4 को आपको दिख गया, है ना? आगे लिखा गया है कि भारत के 29वें राज्य, वर्तमान में तो 28 है, लेकिन 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना की राजधानी कहाँ था बहादुर? कहाँ है? तो हैदराबाद है। अभी कहाँ है राजधानी? तो हैदराबाद है ना? अगला कि तमिलनाडु तट पर अवस्थित डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात क्या है? तो तरंगम बाड़ी जो विख्यात है। तमिलनाडु एवं पुदुचेरी की सीमा पर अवस्थित कौन से?
तो ओरोविले, ओरोविले एक क्षेत्र है। ओरोविले आपको क्या है, एक द्वीप टाइप पर है लेकिन स्थल है ना। आइए अगली पॉइंट पे आते हैं। अगली पॉइंट कहते हैं कि भारत के प्रादेशिक केंद्र शासित प्रदेश। अभी तो राज्य के बारे में देखिए, अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए आपको वैसे से लाइन खींचा गया है और वैसे से लाइन खींचा गया है। तो ये जो लाइन आपको जो दिखा इसे ये आपको लद्दाख है। लद्दाख का राजधानी कहाँ है बहादुर लोग, तो लेह है, लेह। वही अभी जो दिख रहा है जैसे आपको जम्मू कश्मीर है ना। यहाँ पर आपको पड़ता है हरियाणा पर चंडीगढ़ है, जो पंजाब हरियाणा की राजधानी है। यहाँ पर आपको दिल्ली है, तो आपको 1 2 3 4 को हो गया। नीचे बात करते हैं यहाँ पर, नीचे अब तो नीचे तो देख लीजिए, आप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नीचे क्या है, तो द्वीप है, द्वीप। द्वीप मतलब दादर और नगर हवेली, दमन द्वीप, तीनों यहाँ पर इसी को मर्ज कर दिया गया। ये देखिए तीनों यहाँ पर है, द्वीप, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया। इस तरफ आते हैं तो A1 है, A1 पुदुचेरी का क्षेत्र हुआ करता है। यहाँ भी पुदुचेरी का माहेर जिला है। और एक और पुदुचेरी है कहाँ पर, तो कराईकल, कराईकल जो है पुदुचेरी को मिलता है, यहाँ पुदुचेरी मिलता है। तो पुदुचेरी की संख्या कितना है, तो 4 यहाँ पुदुचेरी आपको दिख गया है। यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी अमरावती आपको देखने को मिल रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहा था, पोर्ट ब्लेयर, ये आपको देखने के लिए मिल गया। तो एक हो गया आपको पुदुचेरी 2, लक्षद्वीप 3, और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे 4, 4 और 4 कितना 8। तो वर्तमान में कितने हैं कितने आपको केंद्र शासित है, तो 8 है ना। आइए थोड़ा सा अब बात करते हैं हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में। मतलब बारी बारी से अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़, तो क्या बोलते हैं, अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के अब देखते हैं, पूरा डिटेल देखते हैं। जैसे आपको लिखा गया है क्या चीज़, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में डिटेल। इसका विशेषता क्या है, विशेषता आपको यही है कि भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला पॉइंट कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मतलब कि 10 डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। एक उत्तरी द्वीप है, एक दक्षिणी द्वीप है ना। इसका क्षेत्रफल बात करते हैं तो 8249 वर्ग किलोमीटर में है। किस में है, तो वर्ग किलोमीटर में है। जनसंख्या बात करें 2011 के अनुसार तो 38,581। राजधानी बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर है। प्रमुख जनजाति बारे में बात करते हैं, यही सब आपको एग्जाम में पूछते हैं। जनजाति आपको 4 जनजाति मिलते हैं, तो ग्रेट अंडमानी, ओगो और जावरा और सेंटिनली जो है, ये सब जनजाति आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। इन्हें दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के बारे में देखते हैं, तो इसका सीमा बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात से लगता है, किसका, ये दोनों के, ठीक है। क्षेत्रफल बात करते हैं तो 491 वर्ग किलोमीटर में है। जनसंख्या 11 के अनुसार 3.44 लाख हुआ करता है। प्रमुख भाग देखते हैं तो दादर और नगर हवेली इसका प्रमुख भाग है। आइए महत्वपूर्ण इसका विशेषता हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण जो तथ्य एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पॉइंट लिखा गया है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो कोरोमंडल तट है। आगे पॉइंट बोलेगा दीघा, गोपालपुर तथा मरीन सागरीय पुलिन क्रमशः कहाँ अवस्थित है, तो दीघा जो है सब पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर जो है उड़ीसा में, और मरीन सागरीय जो पुलिन है, पुलिन वो कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। केप कोमोरिन का अन्य नाम क्या है, तो कन्याकुमारी है। केप कोमोरिन का अन्य नाम क्या है, तो कन्याकुमारी है ना। चलिए अगला साइड पे चलते हैं। चलिए अब दमन द्वीप के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। क्या लिखा गया है कि पूर्व स्थिति, मैंने भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कब तो 26 जनवरी 2000 पहले से था। 26 जनवरी 2000 पहले था, ये अलग केंद्र शासित था, लेकिन अब तो मैच हो गया दादर नगर हवेली से थे, है ना। जनसंख्या बात करें 11 के अनुसार तो 24,32,47। क्षेत्रफल बात करते हैं तो 111 वर्ग किलोमीटर में है। इधर देखते हैं आपको केंद्र शासित में चंडीगढ़ देखते हैं।
चंडीगढ़ प्रदेश देखते हैं। चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं आपको, तो गठन के बारे में बात करता है तो 1 नवंबर 1966 को गठन किया गया। जनसंख्या देखते हैं आपको कब को 2011 के, तो 10.55 लाख। क्षेत्रफल देखते हैं तो वर्ग किलोमीटर में तो 114 वर्ग किलोमीटर में है ना। वही इसका राजधानी बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी हुआ करता है चंडीगढ़। समझ में आया यहाँ तकला। आइए हम लोग नोट पे पढ़ते हैं। नोट के पॉइंट बहुत भी आई है। क्या लिखा गया है कि 26 जनवरी 2020 से पहले 2020 से भारत में 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली तथा दमन दीप विलय करके केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन दीप कर दिया गया है ना। आइए थोड़ा सा इधर आओ देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी क्या बोलता है, इसका विभाजन के बारे में बात करते हैं। 4 जिलों में विभाजित है पुदुचेरी। 4 जिला इसका है पुदुचेरी का। कौन कौन, तो कराईकल, पुदुचेरी, यमन और माहे 4 जिला हुआ करता है और चारों अलग अलग है। 2 को आपको मिलता है अरब सागर तरफ और 2 को मिलता है बंगाल के खाड़ी तरफ। देखिए यहाँ पर, देखिए 1 मिनट देखेंगे, 1 मिनट देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर मैप में दिखाया गया है, मैप में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि एने आपको एगो है और एने 3 गो है, अब एने एगो है। मतलब बंगाल की खाड़ी में 3 गो, अरब सागर में आपको एगो है। 4 गो टोटल जिला आपको मिल गया है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बारे में पुदुचेरी के बारे में देख रहे थे तो आपको चारों का नाम देख लिए। क्षेत्रफल देखते हैं तो 490 वर्ग किलोमीटर में है। जनसंख्या तो 12.48 लाख है कब का, 2011 के अनुसार। राजधानी पुदुचेरी। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली की विशेषता पढ़ते हैं तो वर्तमान स्थिति का है तो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, तो आप बताएंगे है ना, कौन सा संविधान संशोधन है ना। क्षेत्रफल देखते हैं 1483 वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या देखते हैं 1.68 कब, 2011 के अनुसार चल रहे हैं जी। विशेषता देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है कौन है, तो दिल्ली है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दिल्ली है। आइए ना लक्षद्वीप के बारे में देख लेते हैं। बोलता है विशेषता में कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो है लक्षद्वीप। जनसंख्या बात करते हैं 64,473 व्यक्ति 2011 के अनुसार, ठीक है। वही बात करें क्षेत्रफल तो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में। कुल द्वीप बात करते हैं तो 36 गो है। राजधानी कवराती के बारे में बात कर रहे है ना। आइए अब थोड़ा सा इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग के बारे में देख लेते हैं। आपको पहचाना रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है कि एक तरफ लिखा गया है दिल्ली NCT संपूर्ण दिल्ली, एक तरफ हरियाणा जो उप क्षेत्र के तहत है, एक तरफ उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत और राजस्थान उप क्षेत्र के तहत। मैंने हेडिंग दिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग, तो ये आपको NCT लिखा गया। लेकिन हरियाणा वाला बात करते हैं कि राजधानी से आसपास में कौन सा क्षेत्र है, जैसे फैजाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, सोनीपत, जिंद, रेवाड़ी, इजर, पानीपत, पलवल और भिवानी और चरखी दरारी और महेंद्रगढ़ और करनाल जिला, ये सब कहाँ, हरियाणा क्षेत्र में। कहाँ, राजधानी के आसपास में, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के समीप है, आसपास में है ना। वही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिले, ये सब आपको राजधानी के आसपास में है। राजस्थान वाला क्षेत्र देखते हैं तो अलवर और भरतपुर, ये पूरा राजधानी के आसपास में देखने के लिए आपको मिलते हैं। चलिए हम लोग आज का क्लास इतने रखते हैं। क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए। क्लास को लाइक के साथ शेयर कीजिए दोस्तों के पास। आप वीडियो देखते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो क्लास को लाइक करेंगे। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।